हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज हम लोग मूल अधिकारों का सेकंड पार्ट देखेंगे। अनुच्छेद 22 तक हम लोग कर चुके थे, 23 से लेके 35 तक इस वीडियो में देखेंगे। देखो, कुछ लोग टेंशन ले रहे हैं कि सर थोड़ा सा फास्ट कराइए, हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। उन्हें मैं इतना बताते जा रहा हूँ, हर बार बोल रहा हूँ कि आप सारी चीज़ें करते जाइए जैसे हो रही हैं। अगर ये टेंशन भी आप लेंगे तो आपकी बहुत सारी चीज़ें छूट जाएंगी। वो हम पे छोड़ दीजिए। पूरा हमारा एक माइंड मैप बना हुआ है कि कैसे कब क्या कराना है, और बहुत ही प्रैक्टिकली ढंग से कराएंगे और साइंटिफिक ढंग से। ऐसा नहीं कि एकदम से सारी चीज़ें पटक देंगे, आपसे नहीं हो पाएं। तो वो टेंशन मत लीजिए। आपको तो बस सिंपल सा है कि जब जो चीज़ें बताई जाएं वो चीज़ें इतने बेहतर तरीके से करते जाओ कि उसमें से कुछ आए तो आपसे ऐसा ना हो कि गलत हो जाए, या रिवाइज ना करते जाओ, केवल मटेरियल कलेक्ट कर रहे हो। तो जो गलतियाँ बंद दरोगा में हुई हैं वो यहाँ पे गलतियाँ मत दोहराओ। सारी चीज़ें बस जैसे बताते जाऊँ वैसे करते जाओ। लास्ट में आप पाओगे कि यहाँ पे भी आपकी 90% चीज़ें यहीं से आ रही हैं जितनी करा दी गई। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अनुच्छेद 23 क्या बोलता है? मानव दुर्व्यापार और बलात्कार श्रम का निषेध। मानव दुर्व्यापार क्या होता है? ह्यूमन ट्रैफिकिंग। इसमें क्या होता है, मनुष्यों को देखा होगा कभी जबरन ले जाके बेच देते हैं, है ना, उनसे काम कराया जाता है। बलात्कार श्रम में क्या आ जाता है? बंधुआ मजदूरी, जबरन काम कराना, ये सब। तो इसका निषेध, इसको रोक दिया गया। ठीक है, ये अनुच्छेद 23, क्योंकि जिस टाइम पे देश स्वतंत्र हुआ था उस टाइम पे ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा चल रही थी, तो इनका एक प्रकार से निषेध हो गया। लेकिन इसमें एक क्लॉज और डाल दिया गया कि अगर राज्य को ज़रूरत पड़ी, मतलब देश को ज़रूरत पड़ी, तो अनिवार्य सेवा लागू कर सकता है। अनिवार्य सेवा कैसे लागू कर सकता है कि ज़रूरत पड़ेगी तो सेना में भी देश बुला सकता है, कोई काम करने के लिए बुला सकता है इन केस ऑफ इमरजेंसी। बट इसमें राज्य भेदभाव नहीं करेगा किसी धर्म जाति के विशेष पर। बुलाएगा अगर तो एक क्राइटेरिया रखेगा, उसमें जो आते हैं सबको बुलाएगा। और अनुच्छेद 23 हो गया, 17 हो गया, 17 और 23, इनसे रिलेटेड कोई भी कानून बनेगा तो कानून बनाने का अधिकार किसको है? संसद को, राज्यों को नहीं है, ये ध्यान रखना। 17 हो गया, 23 हो गया। 16 में जो अनुच्छेद 16 का निवास को एक शर्त बनाना रोजगार में, ये भी कौन बनाएगा? संसद। अनुच्छेद 35 में ये सारी चीज़ें फिर से आएंगी, आते हैं। अनुच्छेद 24 पे आते हैं। देखो, इसके रिलेटेड 23 से रिलेटेड कुछ कानून भी बने हैं। जैसे पहला कानून है इमोरल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एक्ट 1956। अगला कानून है बंधुआ मजदूरी व्यवस्था निरसन अधिनियम। ये दो कानून बने, और भी कानून बने हुए हैं, ये मैंने दे दिए कि आपको पता हो कि जो संविधान में व्यवस्था की गई जिस अनुच्छेद की, तो उससे रिलेटेड कानून भी संसद ने बनाए फिर, क्योंकि लागू तो कानून के माध्यम से होता है। अगर उन्होंने बोल दिया कि बंधुआ मजदूरी क्या है? बैन है, निषेध है, लेकिन कानून कोई नहीं बना, उसमें सजा का प्रावधान नहीं है, कुछ नहीं है, तो बस निषेध है, कोई सजा का प्रावधान नहीं होगा, इसलिए कानून बनाना जरूरी हो जाता है। अब आ जाते हैं अनुच्छेद 24, कारखानों आदि में बालकों के नियोजन पर प्रतिषेध। जो बच्चे होते हैं उनको कारखानों वगैरह में नियोजन कराना, आप लोग को पता होगा 1881 में सबसे पहला अधिनियम आया था बच्चों के लिए इंडिया में, बच्चों के लिए और सब भी मजदूरों के लिए, मजदूर अधिनियम था वो। तो कैसे काम करना है, क्या नहीं करना है, क्या काम की दशाएं होनी चाहिए, छुट्टी क्या होनी चाहिए, कितने घंटे काम कर सकते हो, और फिर धीमे धीमे ऐसे सुधार होता चला गया। और इस अधिनियम की मांग भी कहाँ हुई थी? ब्रिटेन में, ब्रिटेन के लंकाशायर में। क्यों हुई थी मांग? क्योंकि उद्योगपतियों ने इसलिए मांग की थी कि भारत में क्या है, मजदूरी सस्ती थी और ज़्यादा घंटे काम कराते थे, तो यहाँ के जो प्रोडक्ट थे सस्ते हो जा रहे थे, तो वो चाह रहे थे कि यहाँ के प्रोडक्ट थोड़े महंगे हो जाएं, जिससे कि वहाँ के प्रोडक्टों से इनकी प्रतिस्पर्धा खत्म हो जाए। अगला आते हैं खतरनाक व्यवसायों में बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध। इसी का ही पार्ट है कि खतरनाक व्यवसायों में बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध है, कारखानों आदि में बालकों के नियोजन। क्या मतलब हुआ? देखो, 0 से लेके 14 साल के बच्चे तो कुछ भी काम नहीं कर सकते, कहीं पे भी अलाउड ही नहीं है। 14 से 18 साल के बच्चे खतरनाक जो उद्योग होते हैं, कारखाने होते हैं, खनन उद्योग होता है, इसके बाद जहाँ पे ज्वलनशील पदार्थ वाले उद्योग होते हैं, यहाँ पे इनका काम या रोजगार में लगाना प्रतिबंधित है। ठीक है जी। लेकिन ये वाले बच्चे जो हैं पारिवारिक काम में हाथ बटा सकते हैं। जैसे आपकी किसी की परचून की दुकान है तो पारिवारिक काम में बच्चे हाथ बटा सकते हैं, यही लिखा है। 14 वर्ष से कम का किसी भी व्यवसाय में नियोजन नहीं। 14 से 18 वर्ष खतरनाक व्यवसायों में नियोजन नहीं। खनन, कारखाना, ज्वलनशील पदार्थ, ये सब व्यवसायों में इनका नियोजन नहीं कर सकते। अब 25 से 28 तक आपके कौन से अधिकार हैं? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो मैंने बताया था कि पंथ निरपेक्षता। पंथ निरपेक्षता क्या है आपके?
संविधान की प्रस्तावना में नहीं थी, लेकिन पंथ निरपेक्षता से संबंधित अनुच्छेद 25 से 28 पहले से थे। संविधान का जो मूल चरित्र था वो धर्मनिरपेक्ष ही था, तो वही चीज़ें यहाँ से आ गई हैं। अनुच्छेद 25 क्या बोलता है? अंतःकरण की, धर्म को अबाध रूप से मानने की, आचरण करने की और प्रचार करने की स्वतंत्रता। सब चीज़ दे दिया कि आप अंतःकरण में कुछ भी मानो, कुछ भी विश्वास रखो, धर्म को, अपने धर्म को एकदम अबाध रूप से मानो, उसका आचरण कर सकते हो जो धार्मिक प्रथाएं हैं आपकी, और प्रचार कर सकते हो। लेकिन एक क्लॉज यहाँ पे बाद में आया कि लोगों ने प्रचार का गलत मतलब निकाल लिया और वो धर्म परिवर्तन करने लगे। तो एक एमपी में केस आया स्टेलिस्नास बाद। इस केस में क्या हुआ? इस केस में यही चीज़ हुई। तो कोर्ट ने बोला कि जो आपका धर्म का प्रचार करने की आपको स्वतंत्रता मिली है, उसमें धर्म परिवर्तन कराने की स्वतंत्रता नहीं मिली है। स्वैच्छिक धर्म परिवर्तन तो अलाउड है कि अगर कोई व्यक्ति खुद से स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन करना चाह रहा है तो वो कर सकता है। बाकी अगर आपने उसे लोभ दिया, लालच दिया, डराया, धमकाया या कुछ भी किया, प्रलोभन देके या उसको धोखे में रख के धर्म परिवर्तन कराया, तो ये आपका अवैध है। इसके लिए सजा का प्रावधान है। एमपी में भी कानून है, यूपी में भी, हर जगह कानून है ये चीज़। तो इसी में लिखा। अब इसमें बताया कि देखो कुछ और केसेस आए हैं, जैसे अपने यहाँ कापालिक होते हैं, कपाल लेके चलते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें। तो कुछ केसेस आए, इन पर रोक लगा दी। इनकी यात्रा पे किसी जिले में चल रही होगी, डीएम ने रोक लगा दी, तो सुप्रीम कोर्ट में चला गया मामला। तो फिर कोर्ट ने ये डिसाइड किया कि जो आपके एसेंशियल हैं, जो धर्म के मूलभूत लक्षण हैं, वो तो रहेंगे, जो स्टार्टिंग से आपकी किताबों में लिखे हुए। वही चीज़ हिजाब पे क्यों चल रहा था कि इन्होंने बोला हिजाब का जिक्र हमारे उसमें है, जो इनकी पुस्तकें हैं, लेकिन इनकी जो मेन धार्मिक पुस्तक है उसमें कहीं जिक्र नहीं है। जितने भी मुस्लिम देश हैं उन देशों में हिजाब बैन है, बहुत सारे देशों में। तो इस पे चल रहा था ये मुद्दा। तो कोर्ट चेक करता है कि धर्म का आपका ये चीज़ मूल अंग रहा है, ये जो परंपरा आप निभा रहे हो, ये प्रथा निभा रहे हो, क्या ये आपके धर्म का मूल अंग है कि नहीं है। अगर है तो कोर्ट उसमें हस्तक्षेप भी नहीं कर सकता, और नहीं है तो फिर कोर्ट उसको अलाउ या डिसअलाउ कर सकता है। तो जैसे कृपाण धारण करना और उसे लेकर चलना सिख धर्म का अनुकरण माना जाएगा। ये सिख धर्म का मूल अंग माना गया, क्योंकि जो गुरु नानक देव थे उन्होंने क्या बोला था, 5 चीज़ें बताई थी, का से 5 ककार, उसमें कृपाण भी आता है। तो वो इनके मूल अंग है, तो वो इनको मान लिया गया। इसीलिए सिखों को देखा होगा कहीं पे भी कृपाण धारण करके चल सकते हैं, कोई इन्हें रोकता नहीं है। हिंदू मतलब इसमें ये जो चीज़ है, तो इसमें जिक्र किया गया कि हिंदू शब्द क्या मतलब होगा। तो हिंदू के अंदर आपके सिख भी आएंगे, बौद्ध भी आएंगे, जैन भी आएंगे, सारे धर्म शामिल हैं किसमें, हिंदू में। तो जहाँ पे भी हिंदू का जिक्र होगा वहाँ उसका मतलब होगा सारे धर्म। अपवाद, अब इसके अपवाद भी हैं, कुछ प्रतिबंध भी लगे। तो सदाचार, स्वास्थ्य और लोक व्यवस्था, इन 3 के आधार पे इस पर युक्त प्रतिबंध लग सकते हैं। स्वास्थ्य देखो, अभी कोरोना में पता होगा मंदिर सारे बंद हो गए थे, है ना, अनुमति नहीं थी। अब कोई बोलता कि नहीं ये तो हमें धार्मिक स्वतंत्रता है, जो हमारा मूल अधिकार हनन हो रहा है, तो नहीं। लोक व्यवस्था बनाने के लिए भी धार्मिक संस्थान बंद कराए जा सकते हैं, उन पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। तो जो मैंने बताया था, स्टेनिस्लास बनाम एमपी राज्य 1977, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि अनुच्छेद 25 क्या है, धर्मांतरण का अधिकार नहीं देता है, केवल स्वैच्छिक धर्मांतरण ही मान्य है। लोभ लालच दबाव बनाकर धर्मांतरण नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 26 देख लो क्या है। अनुच्छेद 26 बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी आश्रम देख रहे हो, बड़े बड़े आश्रम, बड़े बड़े बाबा, लाखों करोड़ों की संपत्ति, वो यहाँ से बनी है अनुच्छेद 26 से, कि धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, धार्मिक कार्यों हेतु संस्थाओं की स्थापना, यहाँ से संस्थाओं की स्थापना हो रही, ट्रस्ट की स्थापना हो रही। इसके बाद उसके पोषण, धर्म विषयक कार्यों के प्रबंध का अधिकार, संस्थाओं की स्थापना, उसके पोषण हेतु धर्म विषयक कार्यों के प्रबंध का अधिकार। वित्त पोषण होगा यहाँ पर, वित्त पोषण, धर्म विषयक कार्यों के प्रबंध का अधिकार। जंगम और स्थावर संपत्ति के अर्जन और स्वामित्व का अधिकार भी। जंगम और स्थावर संपत्ति जानते हो, चल और अचल संपत्ति के अर्जन और स्वामित्व का अधिकार भी इनको दिया गया है। और ये ध्यान रखना कि स्वामित्व जो आपका संपत्ति का अधिकार है, वैसे तो सबके लिए मूल अधिकार नहीं रहा है, लेकिन जो धार्मिक संस्थाएं हैं ये इनके लिए संपत्ति का अधिकार अभी भी मूल अधिकार है, क्योंकि ये अनुच्छेद 26 में भाग 3 में शामिल है। आगे आ जाते हैं। इसके अपवाद है कुछ। सार्वजनिक व्यवस्था, इससे रिलेटेड तो क्या है, अधिग्रहण किया जा सकता है, नैतिकता और स्वास्थ्य। तो हर जगह अपवाद तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। फिर आ जाते हैं अनुच्छेद 27 पे। अनुच्छेद 27 क्या बोलता है, कार्यों के माध्यम से एकत्रित सार्वजनिक धन को किसी भी धर्म की अभिवृद्धि हेतु उपयोग करने पर प्रतिबंध। अगर गवर्नमेंट ने टैक्स लिया
या किसी धर्म विशेष के लिए वो टैक्स लगा रही है कि ये टैक्स इतना लगेगा, इस धर्म की अभिवृद्धि करनी है तो ये बैन है। जो टैक्स ऑलरेडी गवर्नमेंट ले चुकी है किसी और नाम पे, उसको भी खर्च नहीं कर सकती है किसी धर्म विशेष के लिए। यहाँ पे हल्का सा ट्रिक है कि धर्म विशेष के लिए नहीं वो कर सकती, लेकिन सभी धर्मों के लिए कर सकती है। तो अगर वो सभी धर्मों को लेके चल रही है तो अब ये भी नहीं है कि सबको फिक्स करे। तो कभी देखे कुंभ होता है तो जारी हो जाते हैं 4,000 करोड़ 5,000 करोड़, तो ये किस लिए होते हैं? व्यवस्था बनाने के लिए, वहाँ पे विकास कार्य करने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए। तो प्रतिबंध, करों का प्रयोग धर्मों के समान अनुरक्षण, अगर सभी धर्म हैं तो समान अनुरक्षण। ये मैंने बताया था कि यूरोप में क्या होता है, यूरोप में या यूएसए में, इन सब जगह पे धर्म एकदम, जिसको बोलते हैं पश्चिम में, धर्म का एकदम अलगाव है राज्य से। ना राज्य इसमें हेल्प करता है, ना राज्य रोक टोक करता है, बस आप नियम कुछ बने हैं उनके अनुसार चलो, ठीक है, ये चीज़ें। लेकिन यहाँ पे क्या है, धर्म का पूर्ण अलगाव नहीं है भारत में। यहाँ सभी धर्मों का समान संरक्षण। ये मान तो लिया है कि भारत का अपना खुद का कोई धर्म नहीं होगा राष्ट्र का, लेकिन सभी धर्मों को समान संरक्षण दिया जाएगा और संरक्षण के नाम पर गवर्नमेंट फंड भी खर्च करती है। लेकिन एक चीज़ और अलग है कि शुल्क वसूलने पर प्रतिबंध नहीं है। शुल्क और टैक्स में अंतर है। टैक्स सब पे लग जाता है, वो चाहे उस चीज़ का यूज कर रहे हैं चाहे ना कर रहे हैं। जैसे आप मंदिर जा रहे हो तो शुल्क आपका तब लगेगा जब मंदिर का कोई शुल्क डिसाइड किया कि यहाँ जाने का इतना रुपये है, वो तो देना पड़ेगा। अभी भी कई मंदिरों में लगता है वीआईपी दर्शन, ये दर्शन, उसके नाम पे, ठीक है, शुल्क लगता है। लेकिन टैक्स जो होता है उसमें आप जा रहे हो या नहीं जा रहे हो मंदिर, टैक्स ओवरऑल गवर्नमेंट ने लगा दिया कि अगर डायरेक्ट टैक्स लगा दिया तो इतनी आय वालों पे इतना टैक्स लगेगा मंदिर के विकास के लिए। अगर गुड्स है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, तो आपकी वस्तु पे आपने पता चले साबुन पे लगा दिया, साबुन खरीद रहे हो 0.5% आप दे रहे हो, तो ये टैक्स सब पे लागू होता है, चाहे उस चीज़ का उपयोग करो चाहे ना करो। लेकिन शुल्क उसी पे लागू होगा जिस विशेष के लिए शुल्क लगाया गया, अगर आप वो काम कर रहे हो। तो शुल्क वसूलने पर कोई प्रतिबंध नहीं। अनुच्छेद 28 क्या बोलता है? धार्मिक शिक्षा। तो धार्मिक शिक्षा शिक्षण संस्थानों में, शिक्षण संस्थानों में, शिक्षण संस्थान कौन से होंगे? या तो राज्य द्वारा वित्त पोषित होंगे, या राज्य द्वारा स्थापित होंगे, या राज्य द्वारा प्रशासित होंगे। इस प्रकार के शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है कि नहीं दी जा सकती, इसके बारे में। तो राज्य विधि से अगर पूर्णता पोषित हो, पूर्ण पोषण हो, 100% फंड राज्य कर रहा है, तो कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। दूसरा, किसी धर्मार्थ संस्था ने शिक्षण संस्थान की स्थापना की, ठीक है, कोई धर्मार्थ संस्था है, जैसे विश्व हिंदू परिषद है, उसकी शिक्षण संस्था है, या ट्रस्ट द्वारा कोई ट्रस्ट है, धर्मार्थ ट्रस्ट, उसने स्थापित की, लेकिन राज्य ने उसका प्रशासन अपने हाथ में ले लिया। प्रशासन राज्य देख रहा है, राज्य के ही टीचर पढ़ा रहे हैं सब चीज़ें, लेकिन स्थापना किसने की थी? धर्मार्थ संस्था ने, मैन वही है उसका। तो इसमें धार्मिक शिक्षा आप दे सकते हो, मतलब इस पर कोई प्रतिबंध नहीं है। शिक्षा पर, कौन सी शिक्षा? धार्मिक। तो यहाँ पे धार्मिक शिक्षा पर कोई भी प्रतिबंध नहीं है। अगला, राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त। राज्य से मान्यता प्राप्त तो सबको ही करनी पड़ती है, और फिर उसके साथ साथ आर्थिक सहायता प्राप्त। ऐसा हो कि राज्य ने आर्थिक सहायता भी दी हो, तो उसमें धार्मिक शिक्षा तभी दी जा सकती है कि या तो वयस्क हो, वो 18+ हो व्यक्ति, तो खुद की सहमति दे दे, या फिर वयस्क नहीं है तो उसके अभिभावक, जो गार्जियन है, या तो माता पिता है या कोई और है, उसकी अनुमति से ही आप धार्मिक शिक्षा। तो कभी कोई देखते हो धार्मिक सेमिनार वगैरह होता है तो उसमें अनुमति, लेकिन इन सब चीज़ों में जरूरत नहीं पड़ती। बच्चों के स्कूल में होता है कि कभी कभार ऐसी चीज़ें चल रही हैं तो दौरा पड़ गया है ना, डीएम ने छापा मार दिया, देख लिया, तो फिर वो बैन कर देंगे। अनुच्छेद 29 देख लेते हैं। यहाँ पे आपके क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार समाप्त हो गए। 2930 है अल्पसंख्यकों के अधिकार, अल्पसंख्यकों के अधिकार। इसमें क्या है? वैसे अल्पसंख्यक बोला जाता है, एक चीज़ बताता हूँ, ये वाला 29 वाला अल्पसंख्यक वालों के लिए नहीं है। एक सुप्रीम कोर्ट का केस आया था तो इसमें भी बोला है कि ये बाकी लोग भी कर सकते हैं। तो बताते हैं, इसकी भाषा पढ़ो, हर जगह लिखा होता है ना धार्मिक अल्पसंख्यकों। इसकी भाषा थी कि नागरिकों के किसी अनुभाग को जिसकी अपनी भाषा और लिपि हो, भाषा और लिपि हो, इसकी अपनी एक कोई विशेष भाषा या लिपि हो, कोई भी अनुभाग ऐसा हो, उसे अपनी भाषा और लिपि या संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार होगा। ये है पूरा कानून। तो कोई भी अनुभाग हो सकता है, वो अल्पसंख्यक नहीं हो सकते हैं, वो बहुसंख्यक भी हो सकते हैं, उनकी भी अपनी भाषा और लिपि हो सकती है, उसे भी अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार होगा। ये आपका मूल अधिकार है। मूल अधिकार में ये ध्यान रखना कि कोई भी चीज़ डाली जाती है संविधान में तो ये शब्द बहुत छोटे हैं लेकिन इनका विस्तार बहुत बड़ा है। ये बहुत, संस्कृति की अगर संरक्षण की बात हो रही है तो ये इतना बड़ा समझो मूल अधिकार आपको मिला हुआ है कि इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो सकता है। तो यहाँ उस पर मत जाओ कि ये क्या लिखा है, इसका क्या मतलब है। ये बहुत बड़ी चीज़ें होती हैं, एक एक शब्द का बहुत ब्रॉड मामला होता है
और संविधान में अगर वो चीज़ लिख गई तो कोर्ट भी उसी को ही लागू करता है। अनुच्छेद 30 क्या बोलता है? ये थोड़ा धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को वो भी करता है, क्या परिभाषित करता है। परिभाषित मीन्स इसमें लिखा है शब्द और इसको स्पेसिफाई करता है कि ये इनके लिए है। तो धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि के शैक्षिक संस्थानों की स्थापना तथा उनके प्रशासन करने का अधिकार है, इसमें लिखा है। लेकिन एक केस आया था कोई, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अदर लोग भी जो हैं, बहुसंख्यक भी हैं, वो भी अपने क्या शैक्षिक संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं। तो होता है, देखिए वो यूनिवर्सिटी वगैरह स्थापित होती हैं, सारी चीज़ें होती हैं। अब किसी अल्पसंख्यक संस्था, अगर किसी जैसे आपने सेंट स्टीफेंस का नाम सुना होगा, इनका डीयू से विवाद हो गया था। डीयू का ही टॉप कॉलेज है, वन ऑफ द टॉप कॉलेज है सेंट स्टीफेंस। इससे जो पढ़ के आते हैं वो समझो देश में टॉप पोस्टों पर रहते हैं, पूरा इंग्लिश मीडियम है एकदम। तो इसमें क्या होता है कि अगर सेंट स्टीफेंस है तो अल्पसंख्यक कॉलेज है, अल्पसंख्यक संस्था ने इसको स्थापित किया क्रिश्चियन ने। अब इसकी संपत्ति का अधिग्रहण करना है, इस कॉलेज का अधिग्रहण करना है, तो राज्य बाध्य है कि पर्याप्त क्षतिपूर्ति देगा। समझे, पर्याप्त क्षतिपूर्ति राज्य को देनी पड़ेगी, बाकी जगह नहीं देगा राज्य। एक धार्मिक संस्था का संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार है और यहाँ पे भी इनका मूल अधिकार है। इनकी संपत्ति का अगर अर्जन किया तो पर्याप्त क्षतिपूर्ति इनको देनी पड़ेगी। अब अनुच्छेद 31 पे आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक रद्द हो गया, इसके बाकी पार्ट अभी चल रहे हैं। तो इसका क्या है? संपत्ति का अनिवार्य अर्जन। संपत्ति का अनिवार्य अर्जन जो मैंने बताया था कि एक तो आपका 19 एक्ट में था, 19 एक्ट को ही ये सपोर्ट कर रहा था, लेकिन इसको फिर निरस्त कर दिया गया। 44 में संविधान संशोधन 1978, जनता पार्टी की सरकार आई थी, उन्होंने इसको क्या निरस्त कर दिया। इसको एक्चुअली डाइल्यूट भी कर दिया गया था, इंदिरा गांधी ने कर दिया था बहुत पहले से। जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था तो 39B को प्राथमिकता दे दी थी बहुत सारे मूल अधिकारों पर। बहुत सारे इन्होंने संशोधन किए थे, बोल दिया था कि नहीं, जो नीति निर्देशक तथ्य सबको लागू करने के लिए किसी भी मूल अधिकार का हम हनन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। संविधान में लिखवा दिया था। फिर कोर्ट ने रिटेलिएट किया, कोर्ट ने बोला नहीं ये सब गलत है, ये वो। फिर लास्ट में ये सब चीज़ें चलती रहीं और धीमे धीमे अब मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में दोनों में सामंजस्य बिठा दिया कोर्ट ने। ठीक, तो अनुच्छेद 300A के तहत ये विधिक अधिकार बन गया है। कौन सा? यही 31 वाला। किसी व्यक्ति, इस विधिक अधिकार में क्या लिखा है? किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से विधि के प्राधिकार द्वारा ही वर्जित किया जा सकता है। लेकिन यहाँ ध्यान रखना, राज्य क्षतिपूर्ति देने हेतु बाध्य नहीं है। यहाँ पे क्षतिपूर्ति देने हेतु बाध्य नहीं है। अगर राज्य चाहे तो बिल्कुल भी ना दे, आपकी संपत्ति का अर्जन कर ले और ना दे, लेकिन इसके लिए राज्य के पास कोई विशेष कारण होना चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति को दिया और दूसरे को नहीं। जिस क्षेत्र विशेष की ज़मीन है, अगर वहाँ राज्य भेदभाव नहीं करेगा, बस ये ध्यान रखो। अगर या तो सबकी ज़मीन ले ली उसने और किसी का वो नहीं किया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर उसने ये किया कि भेदभाव कर रहे हो, एक को दे रहे हो दूसरे, तो फिर वो कोर्ट केस हो जाएगा और फिर देनी पड़ेगी। तो यहाँ राज्य बात नहीं है, बट उसको एक विधि लेके आनी पड़ेगी इसके लिए। अनुच्छेद 31A क्या है? दो 31 वाले 3 पार्ट में बहुत विस्तृत हैं, ध्यान से पढ़ना। यह अनुच्छेद, इस अनुच्छेद को कब लाया गया था ये ध्यान रखो। 31A है जो आपका पहला संशोधन द्वारा ही लाया गया था। पहले संशोधन में 31A भी आया था, 31B भी आया था, जवाहरलाल नेहरू जी लेके आए थे। क्योंकि जमींदारी व्यवस्था का क्या करना था? उन्मूलन, भूमि सुधार करना था, कृषकों की दशा सुधारनी थी, तो इसके लिए सारे काम हो रहे थे, इसलिए आया कि अनुच्छेद कानूनों की 5 श्रेणियों को अनुच्छेद 14, क्योंकि अनुच्छेद 14 जो समानता का अधिकार है, इसके बाद अनुच्छेद 19 क्या है आपका? संपत्ति उसी में ही तो था, कहीं भी जाना है बस जाना, संपत्ति का अधिकार। तो उस टाइम पे तो ये संपत्ति का अधिकार था। द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर अवैध ठहराए जाने से सुरक्षित करता है। किसको सुरक्षित करता है? कानून की इन 5 श्रेणियों को। कौन कौन सी हैं? कृषि, भूमि सुधार, उद्योग और वाणिज्य। इन श्रेणियों पे अगर कानून बनेगा तो इसे अनुच्छेद 14 और 19 के आधार पे कि इनका उल्लंघन हो रहा है, इस आधार पे अवैध नहीं ठहराया जा सकता। ये इन्होंने यहाँ पे लिख दिया था और इसको भी मूल अधिकार बना दिया था। तो अब कोर्ट कोई कानून अवैध ठहराए जाने से पहले 2 बार सोचता था और फिर नहीं अवैध ठहराता है, क्योंकि कोर्ट भी देखता है कि ओवरऑल लोक कल्याण कहाँ हो रहा है। अब अनुच्छेद 31B में देखते हैं, यह 9वीं अनुसूची में। देखो इसी पे जब भूमि सुधार चल रहे थे तो नेहरू जी 9वीं अनुसूची लाए थे। 9वीं अनुसूची में क्या था? पहले 2 संविधान जब बना था तो 8 ही अनुसूचियाँ थी,
9वीं अनुसूची यही आई है। 10वीं अनुसूची किससे रिलेटेड है? दल बदल से। 11वीं 12वीं आपकी पंचायत और नगर पालिका से, ठीक है। तो 8 अनुसूचियाँ थी। 9वीं अनुसूची किस लिए लाई गई कि आपको जो भूमि सुधार है इससे संबंधित जो भी कानून है वो इसमें डाल दोगे तो उसको कोर्ट क्या है, न्यायिक पुनर्विलोकन ही नहीं होगा, वो चीज़ कोर्ट में ही नहीं जाएगी। तो यह 9वीं अनुसूची में शामिल कानूनों को अनुच्छेद 14 और 19 के उल्लंघन के आधार पर अवैध ठहराए जाने से क्या है, सुरक्षा देता है। इस आधार पर आपको 14 और 19 के उल्लंघन के आधार पर क्या है, इसको अवैध नहीं ठहराया जा सकता है जो भी कानून 9वीं अनुसूची में शामिल है। तो इसमें बहुत सारे कानून शामिल हो गए। एक 69% आरक्षण है, तमिलनाडु गवर्नमेंट ने दे रखा है। इस आरक्षण को भी इसमें शामिल किया गया। यहाँ पे सोचो, आरक्षण की सीमा वैसे कितनी नहीं होनी चाहिए, 50% क्रॉस नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे ऑलरेडी क्रॉस्ड है। और 9वीं अनुसूची में अभी तक इस पे शायद कोर्ट में डली हुई है, सुनवाई नहीं हुई, होगा तो ये रद्द हो जाएगा, क्योंकि कोर्ट ने बोला है कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसके आधार पर अब 9वीं अनुसूची में भी सुनवाई हो सकती है। अनुच्छेद 31C देखो, 25वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 द्वारा जोड़ा गया था। 31C, इसमें क्या था कि 39B और 39C में शामिल नीति निर्देशक तत्व, 39B और C मैंने बता दिया। एक का कहना है कि जो देश की संपत्ति है, उत्पादन के साधन है, उनका अहितकारी संकेंद्रण ना हो, एक जगह संकेंद्रण ना हो कि कोई आदमी एक बहुत अमीर बन गया बाकी। दूसरा बोलता है अनुच्छेद, वो बोलता है कि आपके जो व्यवस्था है, आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार से चले कि सामूहिक हित का सर्वोत्तम साधन हो, कि सबका सामूहिक हित हो और एकदम सर्वोत्तम तरीके से हो। तो ये एक प्रकार से समाजवादी अनुच्छेद हैं कि संपत्ति एक व्यक्ति के पास ना जाए, सब में बराबर पैरिटी बनी रहे और सब कमाएं और सब आराम से जिए। तो इन दो को लागू करने के लिए क्या हुआ, नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने हेतु निर्मित किसी भी कानून को 14, 19 और 31 के उल्लंघन के आधार पर अवैध ठहराए जाने से सुरक्षा प्रदान करता है क्या, 31C। तो वही बताया 39B और C, इनको लागू करना क्या है, इस टाइम पे इनको क्या करना था, बैंकों का राष्ट्रीयकरण। बैंकों का राष्ट्रीयकरण, बैंक थे, प्राइवेट बैंक थे सारे, अब उनका राष्ट्रीयकरण करना है, क्योंकि देश के जो आम लोग हैं उन तक बैंकों को पहुंचाना था, शाखाओं को पहुंचाना था, खातों को पहुंचाना था। अभी तक जनधन के बाद पहुंचे लोगों तक, नहीं तो अभी तक नहीं पहुंचे थे। अब ये सब प्राइवेट बैंक थे, उनकी खुद की संपत्ति थी। इंदिरा जी को ये करना था, पूरा देश में बहुत सारे उद्योगपति इनके खिलाफ हो गए, सब चीज़ें इन्होंने लेकिन नहीं मानी, इसलिए तो इनको आयरन लेडी बोला जाता है। तो 1969 में एक बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण होगा, 14 बड़े बैंकों का ये राष्ट्रीयकरण कर देंगे जिनकी संपत्ति 200 करोड़ से ऊपर थी। इसके बाद 1980 में भी एक बार राष्ट्रीयकरण हुआ। तो इन दो को करने के लिए, तो पहले वाले को करने के लिए ये आए और इन्होंने ये लगा दिया कि 39B और 39C को अगर हमें लागू करना है तो कोई ऐसा कानून जो इन दो चीज़ों को लागू कर रहा हो उसको इस बेस पर नहीं अवैध ठहराया जा सकता है कि ये 14, 19 या 31 का उल्लंघन कर रहा है। अनुच्छेद 32 देख लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको संविधान की आत्मा बोला है डॉक्टर अम्बेडकर ने। और यही चीज़ है जो आपके सारे मूल अधिकारों को लागू करेगा राज्य, इसकी सुरक्षा संविधान देता है, गारंटी देता है। तो ये क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसमें क्या है, डॉक्टर अम्बेडकर ने इनको भारतीय संविधान की आत्मा बोला है। कोई भी व्यक्ति मूल अधिकारों के उल्लंघन के मामले में सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकता है इस अनुच्छेद की वजह से। 226 है वो हाई कोर्ट को मिला हुआ है, अनुच्छेद 226 के बेस पे कोई व्यक्ति हाई कोर्ट जा सकता है और यहाँ से सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में 5 प्रकार की रिट, अब इनको लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करता है, ठीक है। ये जो आपके मूल अधिकार हैं इनको लागू कराना भी किसका कर्तव्य है, सुप्रीम कोर्ट का, कि सबको मूल अधिकार जो हैं उनका उल्लंघन तो नहीं हो रहा है। तो इसमें 5 प्रकार की रिट देख लो कौन सी। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस। इसमें क्या होता है, उस व्यक्ति के संबंध में जारी एक आदेश है जिसे हिरासत में लिया गया है या निरुद्ध किया गया है, पेश करना है। कि अगर किसी व्यक्ति को हिरासत में ले लिया गवर्नमेंट ने, कई बार देखते हो पता नहीं चलता है। अभी जो अमृतपाल वाला केस हो रहा था तो इन्होंने बंदी प्रत्यक्षीकरण, अमृतपाल के जो घर वाले थे उन्होंने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका हाई कोर्ट में लगाई हुई थी, क्योंकि उनको लग रहा था कि पुलिस ने इनको हिरासत में ले लिया, बता भी नहीं रहे। तो सेम चीज़ है कि अगर किसी ने हिरासत में ले लिया पुलिस ने या किसी प्राइवेट व्यक्ति ने भी ले लिया तो हैबियस कॉर्पस जारी कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। बोलेगा कि इस बंदी को हमारे सामने पेश करो, फिर वो बेस चेक करेगा कि हाँ आपको बंदी रखने का अधिकार है कि नहीं है, अगर है तो रहेगा, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट उसको बरी कर सकता है। तो बस उस व्यक्ति के संबंध में जारी एक आदेश है जिसे हिरासत में लिया गया और निरुद्ध किया गया। दूसरा है परमादेश, मैंडामस। इसमें क्या होता है, हम आदेश देते हैं, इसमें सुप्रीम कोर्ट स्वयं आदेश देता है। कब देता है, देख लो,
कोई व्यक्ति, निगम, अधीनस्थ न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट के अधीन कौन सब आते हैं न्यायालय, हाई कोर्ट भी आता है, तो अधीनस्थ न्यायालय, लोक प्राधिकरण, मतलब जितने भी सरकारी कार्यालय हैं या कोर्ट हैं वो सब या उनके अधिकारी अगर कोई कार्य नहीं करते हैं, अपने पद का जो उनके लिए पद पे करना अनिवार्य है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है, उनको आदेश देता है और ये वाली रिट जारी करता है मैंडेमस। मैंडेमस में क्या होता है कि उनके कार्यों का अस्वीकरण कि जो उन्होंने कार्य किए वो अगर सही नहीं तो उनका अस्वीकरण कर देगा या उनसे प्रश्न किए जाएंगे कि ऐसा क्यों नहीं हो, बाद में आदेश भी देंगे कि ये कार्य करो। तो ये मेनली क्या है, कार्यपालिका को मजबूर कर देती है इस रिट से कि वो अपना काम सही से करे। तीसरा है उत्प्रेषण, सर्चियोरेरी। इसमें क्या होता है, अधीनस्थ न्यायालय जो हैं सुप्रीम कोर्ट के अधीनस्थ, मैंने बताया सारे न्यायालय उसके अधीनस्थ आते हैं, या हाई कोर्ट जारी करेगा तो उसके अधीनस्थ वाले जितने भी जिला, सत्र, ये सब, ठीक है। अधिकरण द्वारा पारित आदेश, अब इसमें केवल न्यायालय के लिए है कि जो न्यायालय है, तो अधीनस्थ न्यायालय अधिकरण द्वारा पारित आदेश को निरस्त करना है, उसे अपने पास मंगाना। इसमें क्या होता है कि अगर न्यायालय, कई बार क्या होता है, न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर निर्णय दे देते हैं, तो अगर उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर निर्णय दिया गया है, किसी और न्यायालय के अधिकारों का अतिक्रमण किया गया है, तो यहाँ पे क्या करेगा आपका सुप्रीम कोर्ट, ये वाली उत्प्रेषण रिट है वो जारी कर देगा। इस रिट को जारी करके उसको या तो अपने पास मामले को मंगा लेंगे या निरस्त कर देंगे। तो ये बाद में होता है, जब निर्णय दे दिया जाता है तब ये वाली रिट जारी होती है। प्रतिषेध में क्या होता है, प्रतिषेध में जब चल रही होती है सुनवाई उसी टाइम पे रिट जारी होती है। तो ये वाला, इसको पोस्टमार्टम एक प्रकार का बोलते हैं कि जब काम हो गया होता है तब चीज़ें होती हैं, और ये क्या होता है आपका, जब सुनवाई चल रही होती है। तो प्रतिषेध में क्या होता है, ये भी न्यायालयों के लिए है, अधीनस्थ न्यायालय, अधिकरण। अधिकरण क्या होते हैं, अर्ध न्यायाधिकरण होते हैं, अर्ध न्यायाधिकरण। यहाँ इनको भी न्याय करने की शक्ति प्राप्त होती है लेकिन पूर्ण नहीं होती है, मेनली दीवानी मामले, दीवानी शक्तियाँ होती हैं इनके पास। तो इनको क्या है, रोकना या मना करना, कि अगर कोई अपने यहाँ पे भी अगर अतिक्रमण कर रहा है, अपने न्याय क्षेत्र से, जो इनकी न्याय क्षेत्र शक्तियाँ हैं उससे बाहर जाके कोई निर्णय देने की कोशिश कर रहा है, सुनवाई कर रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट उसको रोक देगा, मना कर देगा अधीनस्थ न्यायालय, और स्थगन, उसकी सुनवाई ही स्थगित कर सकते हैं। तो ऐसे काम होते रहते हैं, कई बार होते हैं। ये आखिरी सबसे इम्पोर्टेंट है, क्यू वारंटो। क्यू वारंटो अधिकार परीक्षा में क्या होता है, अगर कोई व्यक्ति सरकारी पद पर बैठ गया, ऐसा यूपी में हुआ था, यूपी में मुख्य सचिव बना दिया था जबकि वो आईएएस अधिकारी नहीं थे, है ना, यूपी में ये चीज़ हो चुकी है, किसी व्यक्ति को मुख्य सचिव बनाया गया था और वो आईएएस अधिकारी नहीं थे, जब मायावती जी वो थे सीएम, तो हाई कोर्ट ने पूछ लिया था, ये रिट जारी कर दी थी, बाद में इस्तीफा देना पड़ा था उनको। तो अगर कोई व्यक्ति उस चीज़ के लिए, सरकारी पद के लिए योग्य नहीं है, तो ये सुरक्षा करना भी किसकी, कोर्ट की जिम्मेदारी है। तो बोलता है अधिकार परीक्षा कि आपका क्या अधिकार है, प्राधिकार क्या है, किस बेस पे आप यहाँ पर बैठे हो। ये बोल दिया, इतना बोलना इनफ होता है, फिर छोड़ना पड़ता है पद, जुर्माना भी लगा सकता है। अब आते हैं, इसमें एक क्लॉज है कि संसद, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के अलावा किसी अन्य न्यायालय को भी रिट जारी करने का अधिकार दे सकती है संसद। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अलावा किसी अन्य न्यायालय को भी क्या कर सकती है, रिट जारी करने का अधिकार दे सकती है, बस लेकिन ये कब दे सकती है, जब तक कि सुप्रीम कोर्ट की शक्तियाँ नकारात्मक रूप से प्रभावित ना हो। अगर सुप्रीम कोर्ट की शक्तियाँ प्रभावित हो रही हैं तो नहीं दे सकती, नहीं तो ये किसी भी कोर्ट को बोल सकती है कि आप भी रिट जारी कर सकते हो। हाई कोर्ट का, हाँ, सुप्रीम कोर्ट सिर्फ मूल अधिकारों पर रिट जारी कर सकती है, मूल अधिकारों के उल्लंघन पर। हाई कोर्ट मूल अधिकारों के अलावा भी अन्य मामलों पर रिट जारी कर सकती है। तो हाई कोर्ट का क्षेत्राधिकार है, इनसे व्यापक है सुप्रीम कोर्ट से। हाई कोर्ट का अनुच्छेद क्या है, 226। तो और दूसरी चीज़ कि सुप्रीम कोर्ट का जो रिट वाला अधिकार है 32 अपने आप में मूल अधिकार है, तो इसका उल्लंघन, एक तो मूल अधिकारों के उल्लंघन के लिए आप गए हो 32 लेके, और दूसरी चीज़ ये खुद में मूल अधिकार है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट सुनने से मना नहीं कर सकता, यहाँ बात है सुप्रीम कोर्ट। लेकिन हाई कोर्ट क्या है, मूल अधिकार नहीं है, एक संवैधानिक अधिकार है, तो हाई कोर्ट सुने या ना सुने उसकी मर्जी पे होगा। इसलिए हाई कोर्ट का क्या है, रिट संबंधी क्षेत्राधिकार सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा व्यापक है। ये यूपीएससी लेवल तक की चीज़ें मैं बता दी आपको। रिट किसी व्यक्ति के विरुद्ध भी जारी की जा सकती है, हाँ, कोई निजी व्यक्ति भी हो उसके विरुद्ध भी रिट जारी की जा सकती है, जैसे मैंने बताया आपको, बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है वो जारी की जा सकती है। अगर किसी व्यक्ति, प्राइवेट व्यक्ति ने भी क्या किया हो, किसी को निरुद्ध कर लिया हो। अनुच्छेद 359
के तहत विशेष तरीके, जब 359 कब जारी होता है, जब आपातकाल लगा हो। तो आपातकाल के समय मैंने बोला युद्ध और बाह्य आक्रमण के कारण अगर आपातकाल लगा हो तो 19 अपने आप निरस्त हो जाएगा, 20 और 21 हमेशा बने रहेंगे, इनको कोई आँच नहीं आएगी। लेकिन बाकी के जो अनुच्छेद हैं, आपके मूल अधिकार हैं, वो निलंबित हो जाते हैं अगर क्या होगा, राष्ट्रपति अनुच्छेद 359 के तहत एक आदेश जारी करे, और ये आदेश जारी करे तो अनुच्छेद 32 भी आपका निलंबित रहता है। तो 359 के तहत विशेष तरीके से अनुच्छेद 32 के निलंबन का प्रावधान है। मतलब उस टाइम पे आप 5 रिटों के लिए नहीं जा सकते सुप्रीम कोर्ट कि हमारे मूल अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, क्योंकि आपातकाल है, देश की एकता अखंडता का प्रश्न है, तो किसी भी तरीके से देश को सुरक्षित रखना जरूरी है। अनुच्छेद 19 युद्ध व बाह्य आक्रमण के समय आपातकाल में स्वतः ही निलंबित हो जाता है, ये चीज़ बता चुका हूँ। अनुच्छेद 33 पे चलते हैं। देखो अब सारे मूल अधिकार मिले हैं, लेकिन कुछ देश की जहाँ पे एकता अखंडता की बात आएगी, एकता अखंडता, लॉ एंड ऑर्डर, है ना, सदाचार, नैतिकता, कोर्ट की अवमानना, मानहानि, ये सब जब मामले आएंगे तो यहाँ पे कहीं ना कहीं युक्त प्रतिबंध लगे हैं हर एक मूल अधिकार पर। तो संसद क्या है, सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, खुफिया बलों, इन सब के मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगा सकती है, इन्हें सीमित कर सकती है, ये संसद को अधिकार है। संसद ने बहुत सारे कानून भी बनाए हुए हैं, तो इनको सारे मूल अधिकार नहीं मिले हुए हैं कि ये बोलें कि नहीं हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिली हुई है, ये मिला है, वो नहीं, क्योंकि देश की सुरक्षा के लिए ये भी जरूरी है। अनुच्छेद 34 देख लो, अगर मार्शल लॉ की, अनुच्छेद 34 स्वयं में मार्शल लॉ को प्रमाणित नहीं करता, ठीक है। कुछ आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चन कि अनुच्छेद 34 मार्शल लॉ से संबंधित है, नहीं, ये मार्शल लॉ से संबंधित नहीं है। ये है कि अगर मार्शल लॉ लगा हुआ है तो फिर क्या क्या चीज़ें होंगी, मूल अधिकार सीमित हो जाएंगे। वहाँ पे कोई ये नहीं बोल सकता है कि नहीं यहाँ पे हमें पूरे मूल अधिकार चाहिए। तो मार्शल लॉ तो इसके लिए तो केवल संसद कानून लेके आई, जैसे आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट, स्पेशल पावर एक्ट, अप्सपा, ठीक है, अप्सपा लेके आई, ये अपने आप में मार्शल लॉ है, तो ये लगा है। अब इसका मार्शल लॉ का वर्णन आपके संविधान में नहीं है, लेकिन ये वर्णन है कि अगर मार्शल लॉ लगा हुआ है कहीं पर तो वहाँ पे क्या होगा, मूल अधिकार सीमित होंगे। और जहाँ पे भी मार्शल लॉ लगा होता है तो एक और चीज़ बता रहे हैं, तो वहाँ पे क्या है, प्रतिबंधों को चुनौती नहीं दी जा सकती, जो भी प्रतिबंध है। आम कानूनी अदालतें मार्शल लॉ वाले क्षेत्रों में निलंबित रहती हैं, ठीक है, इनका निलंबन रहता है। मार्शल लॉ का यही सबसे बड़ा चीज़ है। और आपातकाल लगा होता है तो वहाँ तो अदालतें चलती रहती हैं, केंद्र राज्य संबंध प्रभावित जरूर होते हैं, वित्तीय संबंध भी प्रभावित होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है कि आपकी आम कानूनी अदालतें भी निलंबित रहती हैं मार्शल लॉ वाले क्षेत्र। अनुच्छेद 35 पे आते हैं, यही लास्ट है आपका, फिर आपके मूल अधिकार खत्म हो जाएंगे। फिर हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में DPSP, डायरेक्टेड प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, भाग 4। कुछ विशेष मूल अधिकारों को प्रभावी बनाने की केवल संसद की शक्ति, केवल संसद ही इन्हें प्रभावी बना सकता है, ना कि राज्य। तो क्या है, अनुच्छेद 16, जैसे मैंने बोला, ये चीज़ें देखो लोगों को पता नहीं होती हैं और लोग कन्फ्यूजन में रहते हैं कि रोजगार हेतु निवास को शर्त बनाना ये केवल संसद कर सकती है। और संसद ने ग्रुप C और ग्रुप D के लिए एक कानून बना रखा है कि राज्य यहाँ पे निवास को शर्त बना सकते हैं, इसलिए राज्य बना लेते हैं। ग्रुप A और B में राज्य नहीं बना सकते, इसके लिए संसद ने कोई कानून नहीं बनाया, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि प्राइवेट जॉब में अभी जैसे गवर्नमेंट ने, बहुत सारे राज्यों ने, हरियाणा है उन्होंने 75% दे दिया आरक्षण, ये एक प्रकार से संवैधानिक रूप से अवैध है। संविधान में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि आप प्राइवेट जॉब में, पहली चीज़ तो प्राइवेट जॉब में तो कहीं पर भी आरक्षण की व्यवस्था है ही नहीं कि वो कर सकते हो आप, प्राइवेट की बात है। ये जो बात हुई है कि निवास को शर्त आप किसमें, गवर्नमेंट जॉब्स में बना सकते हो, तो अपने आप में ही ये ढांचे के खिलाफ है। अब इस पर सुनवाई होगी तब ये चीज़ें रद्द होंगी। और इसके बहुत ही नेगेटिव चीज़ें हैं, कंपनियां जाने से डरेंगी, वहाँ पे अर्थव्यवस्था जो है उनकी धीमे धीमे स्लो हो जाएगी। फिर आते हैं मूल अधिकारों के क्रियान्वयन हेतु अन्य न्यायालयों को अधिकृत करना। ये क्या है, अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 का ही एक पार्ट है कि अगर रिट जारी करने हेतु अन्य न्यायालयों को क्या है आपको अधिकृत करना है, तो ये काम भी कौन, संसद करेगी। अनुच्छेद 33 और 34। 33 क्या है आपका, जो आपके खुफिया बल हैं, पुलिस बल हैं, सैनिक हैं, इनके मूल अधिकारों को सीमित करना। और मार्शल लॉ में कौन कौन से मूल अधिकार सीमित होंगे, ये दोनों पे भी कौन, संसद नियम बना सकती है। अनुच्छेद 17 आपका क्या है, अनटचेबिलिटी, है ना, तो उससे भी संबंधित कौन विधि हो उस पर भी कानून कौन बना सकता है, केवल संसद। अनुच्छेद 23 के क्रियान्वयन हेतु 23 क्या, मानव दुर्व्यापार, मैं पहले बता चुका था उसी टाइम, इस पर भी केवल संसद बना सकती है। इसी में अनुच्छेद 35 से जोड़ा था, बहुत इंपॉर्टेंट था उस टाइम पे, जम्मू एंड कश्मीर में 35 से दो चीज़ें हटी थी, धारा 370 और 35 से। 35 से क्या था, इसमें जम्मू कश्मीर की विधानसभा को यह अधिकार दिया गया था कि वो ये परिभाषित करे कि वहाँ के मूल निवासी कौन होंगे।
35A के तहत मूल निवासी परिभाषित करती थी जम्मू कश्मीर की विधानसभा और विधानमंडल, टोटल विधानमंडल, क्योंकि यहाँ पे विधान परिषद भी थी। अब इसमें जो मूल निवासी होते थे उनको ही विशेष सुविधा मिलती थी कि वो वहाँ पे ज़मीन ले सकते हैं, उद्योग लगा सकते हैं, सरकारी नौकरी उन्हीं को ही मिलेगी। ये सुविधाएं केवल मूल निवासियों को मिलती थी। इसी में एक वो था कि अगर कोई लड़की जम्मू कश्मीर की किसी बाहरी लड़के से, अदर राज्य के लड़के से भी शादी कर लेती है तो उसको क्या है, वहाँ का निवासी नहीं माना जाएगा। हाँ, पाकिस्तान के लिए ये चीज़ अलाउ थी, ये भी चीज़ था। दूसरी चीज़ ये था यहाँ पे कि कोई लड़का अगर किसी बाहरी लड़की से शादी करता है इंडिया के अदर पार्ट से तो कोई दिक्कत नहीं थी। तो ये बहुत बड़ा थोड़ा भेदभाव ही यहाँ पे हो रहा था, अब तो हट गया। तो ये कैसे जोड़ा गया था 35 से? 370(1)D, इसके तहत राष्ट्रपति ने एक आदेश दिया था 1934 में, 1954 हो गए हैं, सॉरी 1954 कर लेना इसको, ठीक है। तो अनुच्छेद 370(1)D के तहत राष्ट्रपति आदेश द्वारा 1954 में ये जोड़ी गई थी धारा। अब तो निरस्त हो गई, तो इसका कोई नहीं, मैंने तो बताने के लिए रखते। अब इसका तो कहीं जिक्र नहीं होगा, इस पर क्वेश्चन भी नहीं आएंगे, ठीक है। तो इसको जोड़ी गई और इसी आदेश के द्वारा एक सिंपल सी, लोगों को लग रहा था कि कैसे वापस होगा, क्या नहीं होगा, क्या नहीं, तो इसी आदेश के द्वारा इन्होंने ये सारी 35 से वापस ले ली थी। बहुत ही सिंपल, कुछ करना ही नहीं पड़ा ना। लोग बोल रहे थे कि नहीं संसद में पारित कराना होगा ये वो, संसद में सिर्फ सामान्य बहुमत से जम्मू कश्मीर को जो यूटी बनानी पड़ी वो पारित करना पड़ा था बिल, वो भी सामान्य बहुमत से। बाकी ये बिल तो सीधा राष्ट्रपति के आदेश से 370 एक बार में ख़त्म कर दी इन्होंने। और 370 पूरी ख़त्म नहीं हुई है, ये ध्यान रखना। 370 का 1 या 2 बार क्लॉज अभी है, क्योंकि बाकी जो क्लॉज थे वो हटा दिए। तो चलिए अभी के लिए इतना ही। जिन लोगों ने शेयर नहीं किया आप लोग शेयर कर सकते हो, वीडियो ऐप की लिंक शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। बाकी पढ़ते रहो आराम से, मेहनत आप अपने एंड से जितनी चीज़ें होती जा रही उतना करते रहो, बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे करा दी जाएगी। धन्यवाद।